हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 10 जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें स्टूडेंट्स अभी तक हमने अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन के बारे में पढ़ा और आफ्टर दैट वी हैव टू बी ऑल्सो डिस्कस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। इसकी हमने दो जो खासियत हैं वो अब तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे वी हैव टू बी टेक इट कंटिन्यू, इसको हम आगे अब कंटिन्यू लेके चलते हैं। Besides, Muslim India also had a large population of 6, ये भी हम कर चुके हैं। थर्ड फीचर से हमें यहाँ पे आज लेके चलना है। A third feature of the constitution was that it offered special privileges for the poorest and most disadvantaged Indian. The practice of untouchability described a slur and as a slur and blot on the fair name of India was abolished. Hindu temples previously open to only the higher caste were thrown open to all, including the former untouchables. After a long debate, the Constituent Assembly also recommended that a certain percentage of a seats in legislature as well as jobs in government be reserved for members of the lowest caste. It had been argued by some that untouchables, or as they were known, Harijan candidates did not have good enough grades to get into a prestigious Indian administrative services. But as one member of the Constituent Assembly, H.J. Khandekar, argued it was upper caste who were responsible for the Harijans being unfit today. Addressing his more privileged colleagues, Khandekar said, चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबक्कों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें भी, उन लोगों को हम कहें के लिए भी मंदिर खोल दिया गया जो नीची जातियों के थे, जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था। अब वे भी मंदिर में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय कर दिया था कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए भी आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था कि वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यू एंगेज्ड us in your services to serve you. On ants are suppressed us to such an extent that neither your minds nor our bodies and nor even our hearts work, nor are we able to march forward. हमें हज़ारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा के लिए लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। यानी किस तरह से उन्होंने जो है अपने, हम ये कहें कि जो अनटचेबल्स थे या जो निचली जाति के लोग थे, उनके बारे में ये फीलिंग्स उन्होंने अपनी शो की थी इन लाइन्स के थ्रू। अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स, the Adivasis or scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs. Like the scheduled caste, these Indians too had been deprived and discriminated against. The tribals had been deprived of modern health care and education, while their lands and forests had been taken away by more powerful outsiders. The new privileges granted them by the Constitution were meant to make amends for हम कहेंगे भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों की हम बात करें की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव भी किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी ज़मीन और जंगलों पर हम कहें पर भी समुदाय के बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था।
संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था कि किस तरह से ज़्यादा इन लोगों में या इन जातियों में, इन जनजातियों के अंदर सुधार किया जा सकता है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट मैनी डेज डिस्कसिंग द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सम मेंबर्स thought that the center's interest should be foremost. Only a strong center, it was argued, would be in a position to think and plan for the well-being of the country as a whole. Other members felt that the provisions should have greater autonomy and freedom. A member from the Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work the same sense and spread in the rest of the country. कि हम कहें कि संविधान भाग के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की. कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए. उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा. कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए. मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा अवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ से साकार नहीं हो पा रहा है. यानी पावर्स को सेंट्रलाइज करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, ऐसा उन्होंने मैसूर के जो मेंबर थे उन्होंने माना. फिर हम कहें कि अ मेंबर फ्रॉम मद्रास इंस्टीड दैट the initial responsibility for the well-being of the people of the provinces should rest with the province government. मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए. यानी कोई भी स्टेट जो है उसे जो ओवरऑल उसका कंट्रोल जो है उस स्टेट के पास में ही होना चाहिए. डिसीजन शुड बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन साउट the balance these claims by providing three lists of subjects: a union list, the subjects such as the taxes, defense and foreign affairs, which would be exclusive responsibility of the center; a state list of the subjects such as education and health, which would be taken care of principally; foreign affairs, which would be exclusive responsibility of the centers; a state list of subjects such as education and health, which was to be taken care of the principally by the state; a current list under which would be subjects such as forest and agriculture, in which centers and the states would have joint responsibility. कि इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान ने विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया. केंद्र सूची में रखा गया कि राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ उन्होंने प्रस्तुत की. केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया. ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे. राज्य सूची की अगर हम बात करें तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय के लिए लिए गए, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर दी गई. समवर्ती जो सूची थी इसमें वन एवं कृषि क्षेत्र जो है उनको शामिल किया गया और ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से क्या ले सकें, फैसला ले सकें. अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न लैंग्वेज. मैनी मेंबर्स बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स. इट्स प्लेस they argued should be taken by Hindi. However, those who did not speak Hindi were at a different opinion. Speaking in the assembly, T.T. Krishna Kramchari conveyed a warning on the behalf of the people of the South, some of whom threatened to separate from the India if Hindi was imposed on them. A compromise was finally arrived at, namely English would be used in the courts, the services and communications between the two state and अदर. कि संविधान सभा में भाषा के सवाल पर भी बड़ी तीखी बहस हुई. बहुत सारे लोगों ने माना कि अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए. उनका कहना था कि अंग्रेज़ी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी. संविधान सभा में बोलते हुए टी.टी. कृष्ण कुमारचारी ने कहा कि दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे. इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया. संविधान निर्माताओं ने हिंदी को
भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेज़ी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। यानी उसी समय से जो है अंग्रेज़ी भाषा की इम्पॉर्टेंस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बना दी गई थी। मैनी इंडियंस कंट्रीब्यूटेड टू द फार्मिंग of the constitution, framing of the constitution, but perhaps the most important role was played by Dr. B.R. Ambedkar, who was chairman of the drafting committee, and under those whose supervision the document was finalized. In his final speech to the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar pointed out that political democracy had to be accompanied by economic and social democracy. Giving the right to vote would not automatically lead to the removal of other inequalities, such as between the rich and the poor, or between upper and the lower castes. And with the new constitution, he said, India was going to the center into life of contradictions. अब हम बात करें कि संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची नीची जातियों का फासला अपने आप में खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। यानी कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाएंगी इस न्यू व्यू के साथ में। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हेल्प इन इक्वालिटी। हम कहें कि राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे, बिकॉज पीपल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली एज वेल एज कैन से सोशली विद ईच अदर्स। राजनीति में भी हमने कहा कि इन पॉलिटिक्स अगर हम बात करें, वी विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। In our social and economic life, we shall be reasons for our social and economic structure continue to deny the principle of one man and one value। कि हम कहें कि राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत की पालना करेंगे। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो है वो दूसरे व्यक्ति से क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को, अपने स्टेटस को, अपने स्ट्रक्चर को क्या करे, किसी दूसरे के साथ में डिवाइड करे, क्योंकि वो उनका वो पर्सनल मैटर है और वी आर नॉट एबल टू बी डिस्कस देयर पर्सनल मैटर एट पॉलिटिकल लेवल। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स, हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, कि स्टेट्स का निर्माण जो है वो किस तरह से किया। So back in the 1920s, the Indian National Congress, the many parties of freedom struggle had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. For India has been divided on the basis of religion. Despite the wishes and efforts of Mahatma Gandhi, freedom had come not to one nation but to two. As a result of the partition of India, more than a million people had been killed in the riots between Hindus and Muslims. Could the country afford a further division on the basis of लैंग्वेज, कि हम कहें कि 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण हम कहें कि दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी कि हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है और भी डिविजन्स पॉसिबल थे। बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। आफ्टर द पार्टीशन, नेहरू सेड
disruption's tendency had come to the fore. To check them, the nation had to be strong and united, or as the Patel put it. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोध में थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, The first and the last need of India at the present moment is that it should be made a nation. Everything which helps the growth of nationalism has to grow forward, and everything which throws obstacles in its way has to be rejected. We have applied this test to linguistic provisions also, and by this test, in our opinion, they cannot be supported. कि इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ को आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमें यह कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता है। That the Congress leaders would now go back on their promises created great disappointment. The Khanda speakers, Malayalam speakers and the Marathi speakers had all looked forward to having their own state. Strongest protest, however, came from the Telugu-speaking districts of what was the Madras Presidency. When Nehru went to campaign there during a general elections of 1952, he was met with the black flags and slogans demanding, "We want Andhra." In October of that year, a veteran Gandhian named Poti Siramulo went to a hunger strike demanding for the formation of Andhra state to protest in the interest of Telugu speaker. As the fast went on, it attracted much support. Hartals and burns when observed in many towns. कि हम कहें कि क्योंकि कांग्रेस के जो नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह पर असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतज़ार में थे कि उनका अलग से राज्य होगा। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 में आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोयुद्ध गांधीवादी पटौदी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों में कि हम कहें कि रक्षा के लिए आंध्र राज्य का गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोगों ने हड़ताल करने लगी और जुलूस भी लोग जो है वो निकालने लगे, बंद लोगों ने कर दिया। एंड दिस हैज़ टू बी ऑब्जर्व इन मैनी टाउन्स कि हम कहें कि दक्षिण के बहुत सारे टाउन्स में, जिलों में इस तरह की सिचुएशन है वो उस समय देखने के लिए सामने आ रही थी। तो आज के लिए इतना ही। इसको हम नेक्स्ट जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।